हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पॉलिनोमियल को काफ़ी अच्छे से ख़त्म कर चुके थे, जो कि क्लास 10 मैथमेटिक्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और हम अब लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग पॉलिनोमियल जब सॉल्व किए थे तो कुछ कुछ प्रॉब्लम आया होगा, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में और ये हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और आपको एज सुन एज उसको हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग बेसिकली स्टैटिक से स्टडी करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पार्ट है बच्चों, किसका पार्ट है ये भी आपका अलजेब्रा का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है आपका बच्चों, अलजेब्रा का ही पार्ट है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जिसमें आपका पॉलिनोमियल हो गया, वेरिएबल हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, वो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा आज का टॉपिक हो क्या हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम लोग स्टार्टिंग से स्टडी करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसका यूज क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, हम लोग अब सब स्टार्टिंग से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग तैयार हैं, तो ऐसा कीजिए, आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि कुछ कुछ नोट्स हम लोग यहाँ पे देंगे दिखाने के लिए, उसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू देख लेते हैं। इसका हिस्टोरिकल व्यू क्या है। हिस्टोरिकल व्यू बच्चों देखो, कोई भी जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं से आया हुआ है। कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट होता है बच्चों तो कहीं ना कहीं से आया हुआ होता है। कोई कुछ लोग होते हैं जो उसको डिराइव करते हैं, कुछ कंट्री होते हैं जिसको उसको बढ़ावा देते हैं पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम जो हुआ था, जो नाम आया था, वो क्वेश्चन आया था, सॉल्यूशन नहीं आया था। पहले जो क्वेश्चन आया था, उसका वो क्वेश्चन आया था, वो आया था आपका 1800 BC से 1600 BC के बीच में ही आया था, यानी कि बहुत पहले ही आ चुका था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या, बहुत पहले इसका नेमिंग हो चुका था। अब क्या उसका क्वेश्चंस बना, तो क्वेश्चन जो थे वो एंशिएंट बेबीलोनियंस क्वेश्चन उसको बनाए। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब तक कोई सोल्यूशन का जिक्र नहीं था, वो स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा था। क्या हो रहा था, वो स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा था। तो 1800 BC से 1600 BC के बीच में इसका नाम ही आया सिर्फ। उसके बाद एंशिएंट बेबीलोनियंस में क्या किया, क्वेश्चन को इरेज किए, क्वेश्चन कैसे इसका बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता। उसके बाद एक पर्शिया के मैथमेटिशियन थे मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, जो इसके सॉल्यूशन प्राप्त किए। सॉल्यूशन प्राप्त किया यानी कि इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाल करके दिए कि इसका ये एक पॉजिटिव सॉल्यूशन होता है। उसके बाद अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में आपका बुद्धायान भी अच्छा खासा वर्क किए। इसके बुद्धायान भी वर्क करके क्या बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्क किए, उसमें कुछ ना कुछ उसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए। ये बुद्धायान, भास्कर तो ये लोग जनरली क्या किए, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अलजेब्रा की तरह कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पे ये वर्क किए। ये दोनों जो वर्क किए वो सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, किससे वर्क किए बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्क किए। और जो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बनाते हैं वो इन्हीं लोगों का देन है बच्चों। उसके बाद ब्रह्मगुप्त बताएं कि नहीं, अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन है तो इसका एक नेगेटिव सॉल्यूशन भी होगा, और नेगेटिव सॉल्यूशन की तरफ बताएं कि इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन भी हो सकता है, नेगेटिव सॉल्यूशन भी हो सकता है। फिर ब्रह्मगुप्त की बात आए हमारा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सबसे अच्छे हम लोग के लिए है, अच्छे इसलिए है कि वे एक क्वाड्रेटिक फार्मूला ही दे दिए। वो क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही दे दिए, जिसको हम लोग को सॉल्व करने, इससे हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी ईजी हो गया। पहले जो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बनाते थे या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाते थे, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टीज आ जाती थी। लेकिन जब से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है, जब से ये फार्मूला हमें श्रीधराचार्य जी ने दिया है, उसके बाद जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जो हम लोग पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो थोड़ा इजी हो गया, काफी इजी हो गया, उसको फिर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़े से मैथमेटिशियन से जिनका अभूतपूर्व योगदान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट हम लोग देख लिए, और इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो देखते हैं हमारा सबसे पहले हमारा क्या आता है, अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं बच्चों, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे अगर हम लिख दें 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या आपका कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी चेंज होता है, कभी चेंज होता है। अब क्या 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 कहला गया, कांस्टेंट। उसके बाद आपका क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, सब क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल जिसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो जाए, हर क्वेश्चन में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है। उसके बाद क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर के बना हुआ है, जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर के बना हुआ है ना। देखो उसमें कांस्टेंट भी और क्या, वेरिएबल भी, और क्या हो सकता है, वाई प्लस
10। तो जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर बना हुआ क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। पहला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हो है ना, तो इसके बारे में अब ना पढ़ करके हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इक्वेशंस लगा दो, इक्वेशंस है ना, अब ज़्यादा सही है। तो पॉलिनोमियल का स्टडी कर चुके हैं, अब इक्वेशन का हम लोग का स्टडी करना है। तो इक्वेशन का स्टडी करना है, तो इक्वेशन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है, व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हो यहाँ पे टू आगे ना, कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैव सेम वैल्यू, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम हो गया, यानी कि अगर इसका और इसका वैल्यू सेम हो गया, लेट्स सपोज दैट इसका और इसका वैल्यू सेम हो गया, देन इट बिकम एन इक्वेशन, तब ये एक हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। तब ये क्या बन गया, इक्वेशन। और इट इज डिनोटेड बाई इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाई इक्वल टू, ये हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। यानी इक्वेशन का बनता है कि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो हमारा क्या बन जाता है, इक्वेशन। इसको हमको डिनोट क्या करना होता है, तो इक्वल टू वैल्यू से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, इक्वल टू वैल्यू से डिनोट करते हैं। तब आप कहिए कि बच्चों की ये भी एक हमारा इक्वेशन है। अगर देखा जाए x प्लस वाई प्लस 10 भी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 10 भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन हो सकता है। या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये भी हमारा इक्वेशन है। तो अगर देखा जाए तो इक्वेशन का हमारा बहुत सारा टाइप्स हो जाता है। इक्वेशन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं उसके डिग्री के अनुसार या फिर उसके वेरिएबल के अनुसार, उसके डिग्री के अनुसार या फिर उसे क्या वेरिएबल के अनुसार। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कैसे क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ तक क्लियर आप लोग को अभी तक, यानी कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, इज ऑल दैट ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट वेरिएबल मिलकर के जो हमारा टर्म बना वो हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वेशन उसे कहेंगे जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव सेम वैल्यू, दोनों सेम वैल्यू डिनोट करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। और इक्वेशन डिनोट करेंगे इक्वल टू से। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। उसका एक टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन में उसका क्या आता है, टाइप्स आ जाता है। तो चलिए अगर बच्चों जिसको नोट डाउन करना होता है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, क्योंकि आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर आपको, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया, देखिए टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ये बच्चों आपको दिख रहा है अच्छे से, टाइप्स ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन हमारा कितने टाइप का हो सकता है, देखो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है सो ऑन, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है सो ऑन, ये बहुत सारा टाइप का इक्वेशन हो सकता है। अब हम देखो कैसे क्लासिफाई किए इसको, क्लासिफिकेशन देखना है इसका। सबसे पहले अगर हम बोलते हैं कि डिग्री अगर 1 है, तो बताओ बच्चों डिग्री 1 है तो वो कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, लीनियर। क्या कहलाएगा, लीनियर। डिग्री 1 तो लीनियर, यानी कि जितना भी डिग्री 1 है वो सब आपका क्या हो गया, लीनियर। डिग्री 1 वेरिएबल 1, एक डिग्री है एक वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन का बात कर रहे हैं। इक्वेशन कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल तो 1 वेरिएबल। लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है। इक्वेशन क्योंकि इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। 1 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो x + 5 = 10, क्योंकि x पे पावर कितना है, 1, x पे पावर 1 है, यानी कि एक डिग्री भी है और वेरिएबल कितना 1, तो एक वेरिएबल एक डिग्री एक वेरिएबल, x + 5 = 10। तो ये आपका क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे नेक्स्ट, अब डिग्री 1 है तो लीनियर तो रहेगा ही, लेकिन वेरिएबल कितना है 2, तो लीनियर इक्वेशन तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एग्जांपल लेंगे x + y = 10, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x पे पावर भी 1 और y पे पावर भी 1, दोनों में पावर 1 है, यानी कि लीनियर हो गया। अब 2 वेरिएबल है। अगर हम बात करेंगे फिर से 1 3, तो वही चीज है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल है, 3 अलग अलग वेरिएबल लिए, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, अब देखो यहाँ पे अब 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, क्वाड्रेटिक। 2 का मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ये 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल। कितना वेरिएबल, तो 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। x² + 5x + 6 = 0, तो उसका एग्जांपल हम ले लिए, है ना। तो x पे पावर 2 हो गया, तभी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। 1 है तो 1 वेरिएबल। अगर x पे पावर 2 और ये वेरिएबल भी 2, तब हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब डिग्री भी उसका 2 रहेगा, मैक्सिमम डिग्री भी क्या रहेगा, 2। देखो डिग्री किसे कहते हैं बच्चों, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर भी 2 रहेगा और वेरिएबल भी 2 रहेगा। तो देखो मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, x² + y² + 5x + 6y + 3x y = 0। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना डिग्री है बता सकते हो,
यहाँ पे डिग्री 2 है, एक x का डिग्री एक y का डिग्री 1 + 1 ऐड होकर के यहाँ पे डिग्री कितना है 2, यानी मैक्सिमम डिग्री इसमें भी क्या है 2, यानी कि डिग्री 2 है, यानी क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, रुकेगा थोड़ी। अब इसमें हम लिखेंगे 1 डिग्री 4 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 5 वेरिएबल। अगर हम लिखेंगे डिग्री 3 और वेरिएबल 2, तो क्या लिखाएगा नाम क्यूबिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। एक है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यूबिक इक्वेशन अब ये 3 होगा तो क्यूबिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, यानी कि ये बढ़ते जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा एंड सो ऑन, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है, ये हमारी इस तरफ क्या हो गया बढ़ते जाएगा। अब हमको इसमें से पढ़ना क्या है, तो पढ़ना हमको ये है, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है, डिग्री 2 वेरिएबल 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसका एग्जांपल x² + 5x + 6। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि हमारा टाइप्स ऑफ इक्वेशन कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। चलिए नोट डाउन कर लिए हैं। अब हमारे पास है जो चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हमारे चैप्टर का नाम आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक ऐसा इक्वेशन है जो किस फॉर्म में रहेगा, ax² + bx + c = 0 वेयर abc इज रियल नंबर। ये ध्यान रखना, abc हमारा क्या है, रियल नंबर। यहाँ पे abc कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई रियल नंबर है, वेरिएबल यहाँ पे डिनोट नहीं किया जा रहा है, यानी a का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा 5, b का वैल्यू होगा 6, c का वैल्यू होगा 7, कुछ ना कुछ क्या होगा वैल्यू होगा, है ना। और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे x² + 6x + 9 = 0, x² + 6x + 9 = 0। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है बताइए, a क्या होता है जो x² में मल्टीप्लाई है, क्या होता है जो x² में मल्टीप्लाई है, तो 1 हो गया। b क्या है जो x में मल्टीप्लाई है, b क्या है जो x में मल्टीप्लाई है, तो b क्या है 6 हो गया। और c क्या है जो कांस्टेंट टर्म है, c क्या है जो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया आपका 9 हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या होगा आपका 9, तो a b c, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 9 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अगर बाय द वे a का वैल्यू 0 रहता, a का वैल्यू क्या रहता 0 रहता, तो क्या x² वाला टर्म बनता, नहीं बनता। यहाँ पे हो जाता है 0x² + 6x + 9 = 0, जो भी है तो 0 × x² 0 हो जाएगा ना। और जब 0 × x² 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 6x + 9 = 0। अब बताइए इस पे मैक्सिमम डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री 1 है, 2 नहीं ना है, तो मैक्सिमम डिग्री 1 है तो लीनियर बन गया, क्वाड्रेटिक नहीं बना। तो क्वाड्रेटिक नहीं बना इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि a इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, एकदम बहुत आसान से क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर कोई भी इक्वेशन अगर ax² + bx + c के फॉर्म में रहे तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, वेयर abc बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर आपको। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से बच्चों। अब जो हमारा अगला टर्म है, अब आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला चैप्टर पे आपका यही दिया हुआ है कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों तो आप ही बता दीजिएगा क्या पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, क्यों नहीं है सर, इसमें तो इक्वल टू टर्म है ही नहीं, इक्वल टू टर्म नहीं है तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर इसको हम प्लस को इक्वल कर दे तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तब हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना, मैक्सिमम पावर 2, तो मैक्सिमम पावर 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा अब इस पे आते हैं दूसरे नंबर पे x + 2 पे पावर 3 = 2x³ - 4, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम अभी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको ओपन करके चेक करेंगे। ओपन करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ओपन करके चेक करेंगे, तो अगर इसको हम ओपन करते हैं तो x + 2 का होल क्यूब यानी a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा a³ + b³ + 3a² + 3ab² यानी 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा x³ - 4, है ना। एक टर्म को और सॉल्व कर लेते हैं इसको, यानी x³ + 8 + 6x² +
12x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। क्या एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा? क्या एक्स क्यू कैंसिल? तो जब एक्स क्यू कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आपके पास? 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8। बाकी हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है या नहीं है। तो जैसे ही एक्स क्यू कटा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म बच गया ना, तो क्या बच गया? एक्स स्क्वायर का टर्म बच गया। अब एक्स स्क्वायर का टर्म बच गया तो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, तो है सी की मैक्सिमम डिग्री कितना? 2। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला को अगर हम इक्वल टू कर दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या 3 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये तो ऐसे ही है ना, कि हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, एक्स स्क्वायर का टर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एबीसी का बात करें, इसका एबीसी का बात करें तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3, तो सी का वैल्यू क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सी का वैल्यू 0, क्योंकि सी तो है ही नहीं, सी नहीं है यहाँ पे, सी का वैल्यू 0, यानी एक ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया, सी का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए अब इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो 4 नंबर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 4 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 4 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है वो रूट में नहीं होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा रूट में है, तो इसको पहले रूट से हमको हटाना पड़ेगा। तो रूट से जब हम इसको हटाएंगे, लेट सपोज दैट इसको अगर हम रूट से हटाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स को इधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, अब बताओ बच्चों, ये तो हमारा x आ गया, लेकिन जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x पावर 4, और 4 आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना। 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है? देखो 4 आ रहा है यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर। इसका हम जैसे स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर हम जैसे करेंगे तो x पावर 4 आ जाएगा, और x पावर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट, है ना, क्यों कैंसिल आउट पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं 5th नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। इसको भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही ला रहे थे कि यहाँ पे हमारा अंडर रूट एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का टर्म होना चाहिए। इसको जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ऐड करेंगे एक्स पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, है ना। अभी हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्स पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। अब बताओ एक्स पावर 4 फिर से आ गया, एक्स पावर 4 फिर से आ गया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब आप इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको जाकर के आप फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ आइडेंटिफाई ही करना है, तो फर्स्ट चैप्टर आप आसानी से बना सकते हैं बच्चों। क्या इसमें कोई दिक्कत होगा? तो बस ध्यान क्या रखना है कि मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और अगर एक्स वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्वांटिटी अगर अंडर रूट में है तो सबसे पहले उसको अंडर रूट से हटाना होगा, अंडर रूट से हटा करके चेक करना होगा। और जिसको भी हमको चेक करना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस पे चेक करना है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पे चेक करना है। क्योंकि देखो ये वो स्टैंडर्ड इक्वेशन पे नहीं था, तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पे लाए हैं। ये हमारा अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाएं, बाकी ये तो था, ये भी नहीं था तो इसको हम चेक किए, तो चेक किए तो एक्स कट गया, तो हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये हो गया। और ये तो पहले से था, तो ये देख क्लियर है, यानी कि अब आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन की तरफ। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल में एक टर्म था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था? आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल में कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल के वेरिएबल टर्म में कोई एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू रखते थे, और जिस कांस्टेंट वैल्यू रखने के बाद पॉलिनोमियल का इक्वलिटी क्या आ जाता था? 0 आ जाता था, उसको हम क्या बोलते थे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वही चीज यहाँ पे आपका क्या बन गया है? रूट्स बन गया। वही चीज यहाँ पे क्या बन गया? रूट्स बन गया है। जीरोज और रूट्स में कोई अंतर नहीं, जीरोज पॉलिनोमियल के लिए यूज होता है और जीरो किसके लिए, रूट किसके लिए यूज होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? फिर से ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल चीज है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है हमारे पास, अगर इस x के जगह पे इक्वल टू 0 लिख लो,
इक्वल टू क्या लिखता है, 0 लिखते हैं। अगर इस x की जगह पे कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होगा अल्फा, अल्फा हमारा क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई ना कोई हम ऐसा वैल्यू लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू अल्फा लेते हैं, जो कि यहाँ पे पुट करने पे इस पूरे पार्टिकुलर चीज का सम हमारा 0 दे दे। यानी कि अगर हम एक जगह पे अल्फा पुट कर दें, एक जगह पे क्या पुट कर दें, अल्फा पुट कर दें, तो जब ये इसका हम सॉल्यूशन करेंगे अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। तो ये अल्फा हमारा क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। फिर से इसको एग्जाम्पल हम समझते हैं, इसको हम लोग क्या समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। हमारे पास एक सिंपल था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो हम x का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें, हमको इधर ध्यान नहीं देना अभी, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी। x में हम ऐसा क्या वैल्यू पुट करें बच्चों, जो वैल्यू पुट करने पे ये वाला टर्म 0 आ जाए, ये वाला टर्म क्या आ जाए, 0 आ जाए। और वही वैल्यू इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। वही वैल्यू इसका क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रूट्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 में हम क्या वैल्यू पुट करें, तो अगर x का वैल्यू -2 पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 18, x का वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ क्या पुट कर दी, -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 18, तो -2 का स्क्वायर 4 -22 प्लस 18, 18 प्लस 4 22, 22 माइनस 22 क्या 0 आ गया। यानी 0 आ गया, तो ये जो है ये हमारा क्या कहला गया, रूट कहला गया। ये जो हमारा क्या कहला गया, रूट। यानी x इक्वल टू -2 आपका क्या है, रूट है। रूट के कहने का मतलब क्या है, इसका ये रूट्स है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या कहला गया, -2। तो सिर्फ x इक्वल टू -2 नहीं होगा, अगर x का वैल्यू -9 पुट करेंगे तो भी हमारा ये 0 आ जाएगा, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हम एक चीज और बता चुके हैं आपको, फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कि x पे जितना पावर रहेगा उसका उतना ही रूट हो सकता है। यानी x टर्म पे जितना डिग्री रहेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितना डिग्री रहेगा उतना ही मैक्सिमम रूट्स होगा। डिग्री जितना रहेगा उतना उसका क्या रहेगा, मैक्सिमम रूट रहेगा। डिग्री 3 रहेगा तो मैक्सिमम रूट कितना रहेगा, 3। डिग्री 1 रहेगा तो मैक्सिमम रूट कितना रहेगा, 1। डिग्री 2 रहेगा तो हम लोग 2 डिग्री वाले पढ़ रहे हैं, कितना डिग्री वाले पढ़ रहे हैं, 2 डिग्री वाले पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम रूट कितना रहेगा, 2। यानी कि 2 डिग्री वाले पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम रूट क्या रहेगा, 2। तो इसको मैक्सिमम रूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा। क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा। यानी 2 डिग्री है तो 2 रूट्स है, तो 2 रूट्स के एक रूट्स को क्या बोलनी है, अल्फा, एक रूट्स को क्या बोलनी है, बीटा। तो ये चीज वही चीज डिनोट कर रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि x इक्वल टू अल्फा एक ऐसा रियल नंबर है, इज सेड टू बी द रूट। ये रूट कब कहलाएगा, जब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इफ x इक्वल टू सैटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x की जगह पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। देखो यही चीज लिख रहे हैं, x के जगह पे अगर अल्फा वैल्यू पुट कर दें तो अपने आप वो 0 के जब बराबर आ जाए तो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। यानी बेसिकली हम लोग ये जान गए कि सर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू पुट करने पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 ले आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स कहते हैं। ठीक है, अब है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स फाइंड आउट करना ही, रूट्स फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। रूट्स फाइंड करना ही हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है, इसका मतलब हम वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसका रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग, उसका रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो क्लियर है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो क्लियर है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो क्लियर है ना। अब इसको हम लोग क्या बढ़ने वाले, आगे बढ़ने वाले। इसको सब नोट कर लीजिए, सारा चीज नोट डाउन कर लीजिए, जो चीज हम लिखते हैं वो सारा चीज नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि रूट्स पता चल गया, कोई भी वैल्यू अगर x की जगह पे हम कोई भी ऐसा कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं जो इसको 0 ले आता है तो उसका रूट्स कहला गया। और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि हम फाइंड आउट द, जो रूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको हम इरेज करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रूट्स निकालते कैसे हैं, अब हम लोग रूट्स निकालते कैसे हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हैं जो कि श्रीधराचार्य जी ने दिया था। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बुक में फैक्टराइजेशन मेथड से दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे बुक में क्या दिया हुआ है? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड? अरे वही जो क्लास 8 और 9 में पढ़े हो। जैसे कि अगर आपके पास इक्वेशन है x² + 7x + 12, तो इसको फैक्टराइज करने आता है आपको? आराम से आता है। कौन सा? मिड टर्म स्प्लिटिंग। किससे? मिड टर्म स्प्लिटिंग से। 7 को इस तरह से ब्रेक डाउन कीजिए कि प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 12 आए। तो आप किस तरह से ब्रेक डाउन कीजिएगा? इसको 0 लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन बनाना है ना। तो 3x + 4x + 12 = 0, यानी x कॉमन, x + 3, 4 कॉमन, x + 3 = 0। तो यहाँ से आपका क्या हो गया? x + 3 x + 4 = 0, x + 3 + x + 4 = 0। अब यहाँ पे एक बात समझिए बच्चों, यहाँ तक तो हम फैक्टराइज कर दिए, यहाँ तक फैक्टराइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इस चीज को समझना है अच्छे से। अगर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो वो दोनों टर्म कैसा होगा? तो एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई भी x × y कर रहे हैं, अगर 0 आ रहा है तो 0 आने का कंडीशन तभी है या तो x = 0 होगा या तो y = 0 होगा। मल्टीप्लिकेशन में 0 तभी आ सकता है जब मल्टीप्लिकेशन में पहले से एक 0 प्रेजेंट हो, यानी 0 से एक टर्म को क्या कर रहे हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे 0 आने का कोई भी कंडीशन नहीं है। दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आएगा? या तो ये 0 हो, 0 × y तब, या फिर x × 0 हो तब। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं है। आप कोई भी नंबर लीजिएगा, 1 × 1 0 कभी भी नहीं आ सकता। अगर ना ये 0 है, ये नॉन जीरो नंबर है, यानी यहाँ पर भी 0 नहीं है और यहाँ पर भी 0 नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। यानी कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है, ये और ये टर्म को मल्टीप्लाई करके 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है, तो या तो ये 0 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? x + 3 = 0, x = -3। और ये हमारा क्या कहला गया? अल्फा, जो कि हम लोग रूट्स निकाल रहे हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक। तो या तो ये 0 या तो फिर ये 0 है, यानी x + 4 = 0, तो x = -4, यानी क्या? बीटा = -4। एक को हम दिए अल्फा, एक का नाम दिए हम बीटा। तो इसी चीज को फाइंड आउट करना, -3 और -4 को फाइंड आउट करना ही हमारा क्या कहला रहा है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहला रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन और सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशन। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड आप सभी को क्लियर है ना? आप लोग इसको क्लास 8 में बना चुके हैं, क्लास 9 में बना चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हम लोग इसको क्लास 10 में भी बनाने वाले हैं। अब हम लोग इसको कहाँ बनाने वाले हैं? क्लास 10 में भी बनाने वाले हैं। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, है ना? कॉपी पेन लेके बैठे हुए ना सब लोग? कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो पॉज करो, कॉपी पेन लेके बैठो। अभी हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करो, 0 उसको निकाल करके दिखाओ, है ना? तभी ना हम मानेंगे कि आप पढ़ रहे हो। तो चलिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ गया। देखो, x² + 5x + 6 = 0। फिर आपके पास क्या है? 6x², मतलब इस तरह से आपका 8 क्वेश्चन हम दिए हैं। अब 8 क्वेश्चन में इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर मिलाना है। क्या ये सही है? तो पहले क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, x² + 5x + 6 = 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका रूट जल्दी बताओ। ये तो अपने मन से बता सकते हैं आप लोग। कितना हो जाएगा ये? इसको करोगे तो -3 और -2 आ जाएगा। कर सकते हो सॉल्व, है ना? -3 क्या हो जाएगा? -2। चलो, तो 2 नंबर हम बताते हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिए, 2 नंबर हम बताते हैं। तो देखिए, करना क्या है? करना आपको कुछ नहीं है। आपके पास है क्या? 6x² + 11x + 3 = 0, यही है ना? 6x² + 11x + 3 = 0। तो क्या करना होता है? इन दोनों के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18। अब 18 को इस तरह से ब्रेक डाउन कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, यदि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए? 11 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पे 18 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या? 11। तो 9 × 2 जा। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। 9x + 2x + 3, 9x + 2x + 3। कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? 3x, है ना? तो बचेगा यहाँ पर 2x + 3। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो यहाँ पे है वही चीज हमको यहाँ पे आना है, जो यहाँ पे है वही चीज हमको यहाँ पे आना है। तो इसको अगर हम पहले से लिख दिए यहाँ पे 2x + 3, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकला? कॉमन तो कुछ नहीं है, इसको +1, यानी 1 में हम ये टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारा ही जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया। अब ये दोनों फिर से कॉमन निकल रहा है ना? ये दोनों क्या हो रहा है? फिर से कॉमन निकल रहा है। तो 2x +
3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका टर्म हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू -3/2। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू -1/3, यानी कि आपका एक अल्फा ये आ गया, बीटा ये आ गया, यानी दो सॉल्यूशन आपका हो गया। क्या कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इसको आप सब सॉल्व कर लिए। अब वीडियो को पॉज करके आप कितना नंबर बना लो, आप बनाओ 4 नंबर बनाओ, 4 नंबर बनाओ और हम भी 4 नंबर बनाएंगे और आप उसको मिलाइएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, 4 नंबर बनाइए, 4 नंबर मिलाइए। ये तो सबको समझ में आ गया ना? जिसको समझ में नहीं आता उसको वीडियो को फिर रिवाइंड करके देख लो, थोड़ा सा पॉज करके रिप्ले करके देख लो। हो ठीक है, 4 नंबर बन गया। 4 नंबर बोले थे ना बनाने के लिए, 4 नंबर बन गया। काफी इजी है क्या? चलिए देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है आपका एक्स स्क्वायर, क्या यही है? अब मिलाइए, अब लोग बना ही लिए होंगे ना, अब आपको सिर्फ आंसर मिलाना है। क्या क्या किए आप लोग? मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0 है ना। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपको इससे कॉमन निकालना है, इससे कॉमन निकालना है। क्या कॉमन? x माइनस √2, और यही चीज हमको यहाँ पे लिखना है, x माइनस √2। अब क्या कॉमन होगा यहाँ पे? क्या ऐसा चीज हम क्या लिखे यहाँ पे कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए? जाहिर सी बात है -1 होगा यहाँ पे। क्या माइनस, क्या लेंगे कॉमन हमारा? -1। अब ये दोनों हमारा क्या हो गया? सेम हो गया, यानी x माइनस √2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये 0 या तो ये 0, यानी कि x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू √2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1। क्या क्लियर? यानी अल्फा बीटा का सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया है ना। तो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 और 6 में हम कौन सा बता दें? 5 बता दें कि 6 बता दें? ऐसे करते हैं, हम 5 बना देते हैं, आप 6 बना दीजिएगा, है ना। तो ऐसे करो, इसको पहले समझो, नहीं समझ में आया रिप्ले करके एक बार फिर समझो, उसके समझने के बाद वीडियो पॉज करके आप पहले 5 नंबर आप बनाओ, 5 नंबर बनाओ, उसके बाद हम 5 नंबर बनाएंगे और उसके बाद दोनों मिला लेंगे, जितने केस का आंसर सही आ रहा है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं। वीडियो पॉज करके बना लिया आप लोग, मिला आंसर? चलिए मिलाते हैं। तो 5 नंबर में आपका क्या है? x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 5/6। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। तो चलिए फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अरे ये जो आप अलजेब्रिक कैलकुलेशन जो आप कर रहे हो 6, 7, 8, 9, बस वही तो करना है यहाँ पे, कोई नया काम नहीं करना है। 6 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व किए हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक कैलकुलेशन का, तो यही तो हम लोग कर रहे हैं। एलसीएम क्या होगा बच्चों यहाँ पे? x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये दोनों कट गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ये कट गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5/6। तो आपके पास क्या आ गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, माइनस नहीं प्लस 2x, ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम आधा आधा करके लिख देते हैं, शायद यहाँ से नहीं आ पाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 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 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या आ जाएगा? -24x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1, सबको उधर लेके चले जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस प्लस 24x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक ना। सबको अगर मुझे लेके चले आएंगे तो अब इसको फैक्टराइज कीजिए, 5 × 1 5, 24 को इस तरह से फैक्टराइज कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 6 4 24, अच्छा यहाँ 5 होगा ना, 5x स्क्वायर इंटू 5। चलिए तो आपका हो गया 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। 5x कॉमन लिए, x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लिए, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5x माइनस 1, अब यहाँ से बता बच्चों डायरेक्ट कितना आंसर आएगा? 0 के इक्वल करेंगे तो 1/5, यहाँ से क्या आंसर आएगा?
-5, तो ये आपका 2 रूट्स निकल गया, जो आपका 2 सॉल्यूशन क्लियर है ना, कंप्लीट हो गया क्या? तो ये क्लियर है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 6 नंबर आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब 7, 8, तो 8 इजी है, 7 नंबर हम बताते हैं, है ना, 7 नंबर हम बताते हैं, 8 बहुत इजी है, 8 आप बना लीजिएगा, 7 नंबर हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, तो नहीं समझ में आया वीडियो रिप्ले करके एक बार फिर समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और 7 नंबर आप खुद से बनाइए। अच्छा, खुद से बनाने के लिए आप रुक जाइए, यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे सी नहीं, वहाँ पे क्या आपका एक्स है, सी गलती से टाइप हो गया है, वहाँ पे आपका एक्स है। इसको आप फिर खुद से बनाइए, खुद से बनाने के बाद फिर हमसे मिलाइएगा। चलिए बनाना चालू कीजिए सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भी बना लिए ना आप लोग, अब मिलाते हैं तो कौन सा सही बना रहा है, कौन सा गलत बनाया है। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्टिंग में दिक्कत हो है कि स्टार्ट क्या करें। एक बार स्टार्टिंग हमको मिल जाता है तो उसके बाद तो हम लोग आगे बढ़ ही जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स क्वेश्चन में सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, वेयर डू वी स्टार्ट। तो यही क्वेश्चन है, तो ये स्टार्ट कहाँ से करें हम लोग, यही क्वेश्चन है, तो ये लोग स्टार्ट हम लोग कहाँ से करें। तो स्टार्ट करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ रहने देते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ कर देते हैं। देखो यहाँ पे अगर x है तो ये हमारा वेरिएबल टर्म हो गया, ये x है तो ये भी हमारा वेरिएबल टर्म हो गया, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो क्यों ना हम इस वेरिएबल को लेकर इधर रख दें, तो कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ हो गया, उसको फिर हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आप क्लास 6 में सीख चुके हैं। क्लास 6 में भी यही कहा गया था कि कांस्टेंट को एक तरफ करो, वेरिएबल को एक तरफ करो और सॉल्व करो। अब वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे भी लगाना है कि कांस्टेंट को एक तरफ करो, वेरिएबल को एक तरफ करो, क्या करो, सॉल्व करो। तो हमारे पास जो वेरिएबल है a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x, क्या कोई दिक्कत? अब ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम रेजोल्यूशन x a प्लस बी प्लस x, ये से कट गया तो यहाँ पर आ गया x, ये से कट गया तो माइनस a माइनस बी माइनस एक्स, कोई दिक्कत? सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी डिवाइड बाई a बाई बी। क्या x से x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिए x से मल्टीप्लाई करते हैं, ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आया, ये ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/ab। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बी ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको हम उधर लेके चले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर इसी को इधर ले आओ, ax प्लस इधर इजकल टू ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस के प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी एक्स प्लस ए बी, क्या कॉमन निकल रहा है क्या कुछ, x प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी, है ना, b यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी a b, हाँ यहाँ से b ही ना कॉमन निकलेगा, तो b कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, सही है। तो x प्लस ए फिर से निकल गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी। बताओ बच्चों क्या होने वाला है, रूट। तो रूट जो होने वाला है वो अल्फा इक्वल टू माइनस है और बीटा इक्वल टू माइनस बी। क्लियर है सबको, है ना। तो इसको आप क्या कीजिए, फिर से इसको समझा दे, क्या कुछ नहीं करना इसमें आपको। तो जैसे ही क्वेश्चन को देखिए, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, हम कांस्टेंट वेरिएबल को एक तरफ किए, उसके बाद छोटा सा सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद ये अपने आप आंसर आ गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एनसीईआरटी आरएसएवाई आरडीएस में किसी से भी आपको फर्स्ट चैप्टर बना के रखना है फैक्टराइजेशन से। फर्स्ट चैप्टर बना के रखिए फैक्टराइजेशन से, उसके बाद आपको सारा का सारा सॉल्यूशन सेंड कीजिए ग्रुप पे। जो कुछ भी क्वेश्चन दिक्कत होता है उसको आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, लेकिन बैठना नहीं बच्चों, होमवर्क आप सभी लोग को बनाना है। होमवर्क बना करके हमको सेंड कीजिए, दिक्कत होगा, प्रॉब्लम आएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। इज इट ओके? तो चलिए सब लोग बनाइएगा। ऑल द बेस्ट।